इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारत अध्ययन केंद्र व यौगिक विज्ञान के लिए अंतर विश्वविद्यालयी केंद्र बेंगलुरु के संयुक्त तत्वावधान में योग विषयक अंशकालिक पाठ्यक्रम का आज तृतीय दिवस है। इस पाठ्यक्रम का विषय है स्व अनुशासन एवं स्व जागरूकता के लिए योग। इस सभागार व आभासीय पटल पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे मध्य प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण मिश्र। आपका सामान्य शरीर रचना इस विषय पर विशिष्ट व्याख्यान है। मैं दोनों ही संस्थाओं व सभी विद्यार्थियों की ओर से आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप आएं व अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आज के विशिष्ट वक्ता से पुनः आग्रह करूंगी कि वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आज के व्याख्यान सत्र को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधिः श्रोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। मैं हमारे भारत अध्ययन केंद्र के विजिटिंग प्रोफेसर जगकिशोर स्वाई सर से आग्रह करूंगी कि वे आज के विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण जी का स्वागत करें। सर को उत्तरीय व रुद्राक्ष की माला प्रदान कर सर का स्वागत करें। धन्यवाद सर। प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण मिश्र सर, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर एंड डीन स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गांधीनगर से आए हैं, उनका मैं मंच पर स्वागत करती हूँ। आपका विशिष्ट व्याख्यान सामान्य शरीर रचना इस विषय पर है। आप हम सबको लाभान्वित करें। भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक आदरणीय प्रोफेसर द्विवेदी जी, हमारी शिक्षा और वगैरह वगैरह, डॉक्टर गीता and my dear participants in this lecture series, those who are present here and those who are online. The very first thing I want to point it out, the title of
This lecture series is Yoga for Self-Discipline and Self-Awareness. And the schedule of the program was 2 o'clock. We have started, I think, 20 minutes late. Don't you think it's a breach of self-discipline? I was here very much in time. Now the question is open and we have to introspect ourselves. That's all. इस संस्था के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में नमन के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। हमारे लेक्चर सीरीज की टाइटल है, इसमें 3 टर्म हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस and yoga. And all the 3 are independent as well as interrelated. I would like to request to have our first slide, please. Can you share this slide, please? When we talk of self-discipline, self-awareness, it is comprised of 2 things, self and discipline, self and awareness. Now the question is, what is self and what is awareness? Or फिर what is its relationship with yoga? जब हम सेल्फ की बात करेंगे तो हम अपने एग्जिस्टेंस की बात करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट आवर आइडेंटिटी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सेल्फ, वी टॉक अबाउट आवर आइडेंटिटी. And our identity is comprised of 2 elements. One is objective and other is subjective. Now objective is our body and subjective is our, please, it is better to have a bilateral dialogue, because those who are connected with online virtually, they may not, I may not be able to ask them the question, but from you people I can ask the question. The second one is mind. So very first day I want to make it clear that I am not a specialist of mind. I am a student and a teacher of the body, but I have tried to correlate with these 2 objective and subjective entity of our existence. Now we see that we have objective body, and a lot has been said about the body. A lot has been written about the body, and I think in the literature everything has been written about the body. Its structure, its function, its normal functions, its abnormal functions, its the disease states, the healthy states, all those things are available in literature. But the important thing is that, what about mind? I think a little is known about the mind. Mind is still a mystery. Don't you agree with that? Mind is still a mystery. But
if we talk about in the real sense, तो हमारे जीवन का जो व्यापार है, जो हमारी जो जीवन यात्रा है, या मैं कहूं जो हमारा जीवन है, उसका एक 50% का पार्टनर है मन। और बिजनेस में अगर पार्टनर को ओवर रूल किया जाएगा, अगर पार्टनर को इग्नोर किया जाएगा, तो सर रिजल्ट क्या होगा? पार्टनर क्या करेगा? बगावत करेगा? नहीं? डोंट यू एग्री? इट विल रिवोल्ट, or it will do something what will not be in the interest of the business. Simple thing. And now you look at your body and mind. From the very beginning of the day, सुबह उठ करके आईने के सामने खड़े होकर पहले हम देखते हैं सब हमारे हाथ पैर कान अपनी जगह पर है, एवरीथिंग इज ओके फाइन, वेल, लुकिंग स्मार्ट, लुकिंग ब्यूटीफुल। फिर इसके बाद इसकी स्टार्ट डेंटिंग पेंटिंग ऑफ द बॉडी। और तो ऑफिस, प्रोफेशनल लाइफ, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, नौकरी जो भी करना है वहाँ तक बिल्कुल 99.99% समय हम अपनी बॉडी को तैयार करते हुए देते हैं। और उसके बाद पूरा दिन बिताते हैं, वापस आते हैं, चेंज करते हैं, और फिर स्टिल वी आर restricted to the service of our body only. मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि अगर हमारी आइडेंटिटी के दो कंपोनेंट हैं, बोथ आर इंटीग्रल, तो व्हाई टू इग्नोर द अदर्स, द सेकंड वन, एंड अल्टीमेटली व्हाट विल बी द रिजल्ट? Result will not be in the good sense of the in the good sense of ourselves. When we talk about the discipline, when we talk about the awareness, now look at the self is comprised of two things, body and mind, and awareness is the sole responsibility of mind. Discipline is the sole responsibility of the mind. में अनुशासन मन के द्वारा ही होता है, शरीर के द्वारा होता है? जो हमारी अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो मन के द्वारा होती है, शरीर के द्वारा होती है? मन के द्वारा होती है। शरीर से वो एग्जीक्यूट कर पाता है। हम ना एक ये सिचुएशन है कि दोनों इंटीग्रल कंपोनेंट होने के बाद भी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, और उसी से हमें काम लेना है, उसी से हमको काम लेना है। नाउ आई एम टेलिंग वन मोर थिंग हियर ओनली, इफ एनीथिंग इज ऑब्जेक्टिव, दिस बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ bricks and concrete and cement, etc. If it is damaged, it will be repaired by the same material. आप इस पे शहद टपकाइए, इस पे घी टपकाइए, कुछ भी करिए, उससे नहीं होगा, उसी से होगा रिपेयर ना। इफ एनीथिंग इज सब्जेक्टिव, उसका रिस्पेक्ट, उसका जब ये प्लास्टर छूट जाता है, डैमेज हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो हम कहते हैं हम घर का व्हाइट वॉश कराने जा रहे हैं। हम अपने शरीर का व्हाइट वॉश कराते हैं, तो व्हाइट वॉश कराते हैं तो सारे टेस्ट कराते हैं, फिर उसके बाद उसकी रेमेडी करते हैं, फिर कोई चीज़ कम होती है तो उसके लिए दवाई खाते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन जरा गौर करिए कि जो सब्जेक्टिव है, विच इज नॉट विजिबल, उसका नरिशमेंट कैसे होगा? हाउ इट विल हैपन? क्या रेमेडी हमारे पास है? हमारे पास क्या what modalities and what methodologies are there? Is there methodology to nourish and to take care of mind? आपके ध्यान में कोई चीज है? आपके ना वही हम आपको ले जाना चाहते थे। एक ही विद्या इस संसार में है, तो ओनली वन एंड ओनली, एंड दैट इज योग. It takes care of the subjective mind.
सो ये तो क्लियर हो गया कि इफ यू वांट टू create the state of self-awareness, if you want to be self-aware, then you have to have the yoga. There is no second thought and there is no contradiction and there is no discussion at all. अब इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमने पूरे प्रेजेंटेशन को 2 भागों में बांटा है। एक, मुझे जो आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर से जो आदेश मिला था, मुझे एनाटॉमी के बारे में बात करनी है, तो मैं एनाटॉमी के बारे में बात करूंगा। एनाटॉमी मीन्स द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, नॉट फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड। सिंपल सी बात है। एनाटॉमी की जो डेफिनेशन है कि आपकी शरीर तो बाहर से दिखती है, ये हाथ है, ये आंख है, ये कान है, ये नाक है, ये सब बाहर से दिखता है। दिस इज मॉर्फोलॉजी। जब आप इसके अंदर झांकेंगे तब आपको दिखेगा, हार्ट दिखेगा। जो मानता नहीं है, सब लोग कहते हैं दिल है, मानता नहीं। एक हार्ट है, एक लंग है, किडनी है, लीवर है, ये आते हैं, ये सारी चीजें जैसी है, विदाउट डिस्टर्बिंग देम, इफ यू लुक एट देयर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस, not functions, their structure, that is known as anatomy. अब हमको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव एनाटॉमी पर फोकस कर रहे हैं, so it is our duty, if you are somehow related with yoga, then we have to focus on the subjective mind anatomy also. तो कल हम इसके बारे में, कल I will discuss with you the anatomy of the subjective mind and its related matters. Although I told you that I am not a philosophy person, I am not a person from the literature of the Sanskrit, etc. But I will try to correlate with the general anatomy of the objective body and the subjective anatomy of subjective mind. Now coming to the topic, I have told you components of the human existence, body and mind. Now in our body, पहले दिन हम जनरल एनाटॉमी की बात करने वाले हैं। So in our body, two type of activities are being taking place. Two type of activities are continuously taking place. Number one, the mechanical activity, and number two, biochemical activity. हाथ पैर चलाना, बोलना, चलना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, देखना, all these are mechanical activities. But there are certain very important biochemical activities which are taking place simultaneously. लगातार वो biochemical activity भी चल रही है, इसलिए नहीं चल रही है, वो independent है. To sustain these external activities, उनका होना जरूरी है. Right? For example, production of blood. आप जानते हैं प्रोडक्शन ऑफ ब्लड? सभी लोग जानते हैं भाई, ब्लड शरीर के अंदर ही बनता है ना। अच्छा, देखिए कितने हम लोग स्मार्ट हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मतलब चंद्रयान की और मंगलयान की बात तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम ब्लड नहीं बना सके बाहर। कितनी बड़ी मिस्ट्री है और कितना बड़ा फेल्योर है, और हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करने की कितनी सख्त जरूरत है कि हम ब्लड नहीं बना सके, कि बना सके। आज भी ब्लड डोनेट करना पड़ता है? अरे और तो और छोड़िए, ये जो सामने आपके दिखाई दे रहे हैं पौधे, ये हमसे भी ज्यादा अमीर है। अगर ये एक महीने हड़ताल कर देना, काम बंद, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, नो ऑक्सीजन प्रोडक्शन, क्या करेंगे आप? क्या होगा हमारा? वो तेरा क्या होगा कालिया, आप सोचो भाई, है कि नहीं? मतलब सर्वाइवल इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज इन आवर बॉडी मेनी थिंग्स कैन बी स्टोर्ड बट ऑक्सीजन कैन नॉट बी स्टोर्ड। इसीलिए कहते हैं, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जब तक सांस है तब तक जीवन है।
till the moment there is oxygen supply, there is a life. Stop the oxygen supply, finish. Happy birthday. Right? Now, तो मैकेनिकल एक्टिविटीज इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स, प्रोडक्शन ऑफ स्वेट्स, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, all these are biochemical activities which are going on continuously inside the body. और इन दोनों की स्पीड, क्वांटिटी और क्वालिटी और फ्रीक्वेंसी अगर सही समय पर, सही मात्रा में और सही स्पीड से अगर बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो देन देयर विल बी ए स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस, साम्यावस्था जिसको हम कहते हैं. लुक एट स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस. एवरीथिंग इज इन टाइम एंड ऑन टाइम, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस. एंड इफ यू आर इन द स्टेट ऑफ होम्योस्टेसिस, यू आर इन द स्टेट ऑफ वेलबींग. यू आर इन द स्टेट ऑफ वेलबींग मतलब आप प्रसन्न हैं. देखिए, स्वस्थ और प्रसन्न होने में बहुत फर्क है या नहीं? आप यू कैन कॉन्ट्रडिक्ट, प्लीज, आई विल फील हैप्पी सर. आप अपने अनुभव का लाभ दीजिए हम लोगों को. स्वस्थ होना और प्रसन्न होना दोनों में बहुत फर्क है या नहीं? अच्छा, मैं आई एम टेलिंग यू ए कॉमन थिंग. रोज हमारे घर वाले वही हैं, हमारा घर भी वही है, वही मम्मी है, वही डैडी है, वही घर वाले हैं, वही हमारे क्लासमेट्स हैं, वही हमारे कलीग्स हैं, वही पड़ोसी हैं, वही सड़क है, सब कुछ वही है. लेकिन किसी दिन ऐसा होता है कि आज मन नहीं लग रहा है. होता है या नहीं होता? ये यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन ट्रूली. पता नहीं क्यों नहीं मन न लग रहा है, ये आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता. हमारे साथ तो होता है, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं होता. होता है ना? तो फिर इसका मतलब स्वास्थ्य आपका ठीक है, हार्ट बीट आपकी ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट आपका ठीक है, पल्स रेट आपका ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, पाचन ठीक है, नींद आपको ठीक है, मन नहीं लग रहा है, तो फिर इसका मतलब कुछ तो है ना? तो कुछ तो है, तो इसका मतलब कि वो कुछ जो है ना, ये उसी का गड़बड़ है, वो जो जिसको आपने जिसको खिड़की पे बैठा रखा है. सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं क्या क्या लिपापोती होती है. आई एम नॉट मेकिंग एनी कमेंट. दीज गाइज आर आल्सो इक्वली आई मीन फैसिनेटिंग. लेकिन उसके लिए क्या करते हैं? तो वो जब सो जाता है, आपकी बॉडी तो उठ जाती है और वो सो जाता है. तब आप बॉडी उसको खोजती है, भाई वो कहाँ है? बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल. लिटरली आई एम सेइंग आई एम नॉट फीलिंग वेल. सब कुछ तो ठीक है, बॉडी में तो एवरीथिंग इज ओके. देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो फिर हमको इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट बोथ बॉडी एंड माइंड टुगेदर, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ द एंटिटीज साइमल्टेनियसली in a proportionate manner. Am I right? Is that okay? Next, please. Now coming to, अब जब हम objective body, we will discuss today about the objective body. When we talk about the objective body, so it's objective. It has to perform different functions. Different functions के लिए हमारी body में different सिस्टम्स हैं. अच्छा, एक बात यही आपको बताना ये भी जरूरी है कि संस्कृत में एक श्लोक है, शरीर माध्यम, गीता जी, शरीर माध्यम, आगे क्या है? खलु साधनम. हाँ, थैंक यू. शरीर माध्यम खलु धर्म साधन है ना. शरीर जो है वो सारे धर्म कर्म का साधन है. अगर हम इसको मान के चले तो इसका मतलब कि साधन है, बहुत सारे काम करते हैं, सारे कामों को मिला करके धर्म होगा ना. तो सारे कामों को करने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे अरेंजमेंट हैं. जैसे सरकार में बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, सब इंडिपेंडेंट मंत्री होते हैं, लेकिन
जब कैबिनेट की मीटिंग में जो डिसीजन होता है वही फाइनल होता है। एग्जैक्टली इन आवर बॉडी देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस। कुछ एक एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ दिए हुए हैं और इन्हीं के सहारे हम आगे चलेंगे, इन्हीं के सहारे हम आगे चलेंगे। जब यहाँ मैं आपको वो क्लियर कर दूं कि जब हम योग साधना की बात करते हैं तो अष्टांग योग सामने आता है। हमारे अष्टांग योग जब हमारे सामने आता है तो यम नियम, जिसको हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, आसन प्राणायाम है, ये दोनों किससे रिलेटेड है? एक्टिविटीज है। यम नियम कोड ऑफ कंडक्ट है। इट हैज टू बी परफॉर्म्ड, इट हैज टू बी ओबेड। इसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं करनी है, केवल आपको फॉलो करना है जो उसके पैरामीटर्स है, जो उसके रूल्स हैं। लेकिन आसन प्राणायाम में तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, और जब आप फॉलो करेंगे तो फॉलो करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे, सिंपल सी बात, प्रैक्टिस करेंगे। व्हेन यू विल डू द प्रैक्टिस के लिए आप शरीर का इस्तेमाल करेंगे। शरीर का इस्तेमाल करेंगे तो प्रैक्टिस, अगर आसनों की बात आप करते हैं तो इट इज रिलेटेड विद द पोस्चरल चेंजेस। अगर फिजियोलॉजिकल साइंस के हिसाब से, बायोलॉजिकल साइंस के हिसाब से देखें तो आसन क्या है? पोस्चरल वेरिएशन है या नहीं? मेरे कहने से मत मानिए आप। इफ यू हैव एनी रिजर्वेशन प्लीज कम आउट, आई विल फील हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि सब लोग चुप मत रहिए। जो मैं कहूं, अगर किसी को रिजर्वेशन हो तो प्लीज कम आउट इमीडिएटली। तो आसन और प्राणायाम ये दोनों ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसे आपको परफॉर्म करना है। करना है कि नहीं? तो करना है तो फिर इस शरीर के माध्यम से करना है। शरीर के माध्यम से करना है तो शरीर में ये जो ऑब्जेक्टिव बॉडी की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो पार्ट्स हैं, इसके अंदर जो कलपुर्जे हैं, उन कलपुर्जों की जानकारी आपको होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसीलिए एनाटॉमी की बात आती है कि आपको ये जानना चाहिए कि आपकी बॉडी में कितने सिस्टम्स हैं और उनकी खास विशेषता क्या है, जो विच इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ रिलेटेड टू योगिक प्रैक्टिसेस। अब मैं सबसे लास्ट में मैं आपको आई विल ट्राई टू कोरिलेट कि कैसे ये सारी चीजें जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस के लिए जाती हैं। दिस आई विल कंक्लूड टुमारो एट द एंड ऑफ माई टॉक, राइट? सो नाउ कमिंग बैक टू द सिस्टम्स। हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम्स हैं, 11 है, लेकिन यहाँ आपके सामने कुछ है जो विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द योगिक प्रैक्टिसेस, चाहे वो हठ योग हो और चाहे वो नेचुरोपैथी की एक्सरसाइज हो, कुंजल हो, धौती हो, वस्ती हो, वो सब, और आसन और प्राणायाम पर्टिकुलरली ये इन सिस्टम से रिलेटेड है। आप जरा गौर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम की, अस्थि तंत्र। आप नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए हमारे शरीर में दो तरह, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, जो हड्डियों का ढांचा है, वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक बिल्कुल जो सीधा सीधा है, सिर, गर्दन, वर्टिब्रल कॉलम, और ये हमारी पसलियां, ये पूरा एक हिस्सा है। इसको हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, स्कल और एक्सियल स्केलेटन, जो यहां से लेकर के और हमारी ये आखिरी हड्डी तक, रीढ़ की हड्डी तक जाता है, और उसमें पसलियां भी साथ में आती है, दोनों गर्डेड ये। और उसके बाद जो अपेंडिकुलर है, वो अपेंडिकुलर में देखिए वो हमारे दोनों पांव हैं और दोनों हाथ हैं, और साथ में गर्दन के जॉइंट्स हैं। असल में भगवान जी के पास बहुत सारे बक्से हैं। जब वो हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें से वो एक में से हाथ निकालते हैं, एक में पाँव निकालते हैं। गीता जी को मालूम है ये बातें सारी, वो मिली है, उनको देखा है उन्होंने। वो वहाँ से एक में हाथ निकालते हैं, पाँव निकालते, पहले ये बनाते, फिर इधर से पैर जोड़ देते, फिर इधर से ये वाला पैर जोड़ देते। इट लुक्स लाइक दैट। ये तो हमारा एक्सियल है। एक्सियल मतलब एक सिंपल रेखा में है। और ये जो हमारे जो अपेंडिक्स है, दोनों पांव और दोनों हाथ, इसीलिए अब इनके अंदर फिर बहुत सारी बोन्स हैं, छोटी छोटी बोन्स हैं। इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखने वाली और समझने वाली, आसन के योग पॉइंट ऑफ व्यू से, योग के पॉइंट ऑफ व्यू से,
वो ये है कि ये केवल एक हाथ नहीं है, यहां फिर कॉम्प्लिकेशंस है। ये एक हाथ नहीं है, अगर ये एक हाथ होता तो फिर वो ऐसे चलता ना। अच्छा, एक बार किसी ने कहा कि आप एक दूसरे को खिलाना है और हाथ यूज और क्या, हाँ, हाथ मोड़ना नहीं है, तो अब कैसे खाएं बताओ? हम बिना हाथ मोड़े हमारा अन्न हमारे मुंह में कैसे जाएगा? तो इनके जैसा बुद्धिमान कोई था वहां पर, उसने कहा तुम लोग देखो मैं बताता हूं अकल, सबको एक एक चम्मच पकड़ा दिया, तुम हमको खिलाओ हम तुमको खिलाए, आपस में खा लेंगे। अब मैं आई वांट टू से academically these all the appendices as well as axial skeleton छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बने हुए हैं, बोन से मिलकर बने हुए हैं, जिनकी संख्या 206 होती है, 206 हड्डियां होती हैं। अब इससे ज्यादा विस्तार जानने की आपको जरूरत नहीं है। 206 हड्डियां हमारे बॉडी में टोटल होती है, जिसमें अपेंडिकुलर में ये और ये मिला करके और गर्डल दोनों मिला करके ये होती है 126, और जो हमारी ऊपर स्कल से लेकर के और वर्टेब्रल कॉलम के लास्ट पॉइंट तक इनकी संख्या 80 होती है। राइट, नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए ये कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन है। जरा गौर करिए आप, इसमें जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है वो एक्सियल स्केलेटन है, और जो बाकी जो हैं वो सारे वो अपेंडिकुलर है। अब यहां देख सकते हैं, इफ यू लुक एट दीज पिक्चर्स, देखिए यहां पर, ये देखिए ये सारे क्या हैं, ये सारे जॉइंट्स हैं, और इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है। यही सिग्निफिकेंस है बॉडी की कि ये जॉइंट्स हैं, इसीलिए आप इनको फोल्ड कर सकते हैं। अभी हम इनकी बात बताएंगे आपको, इसीलिए आप इनको फोल्ड कर सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, यही देखिए, ये बोन्स ही केवल नहीं है, इनके अंदर एक लिक्विड होता है जिसमें ब्लड सेल्स बनती हैं। सुना है क्या? सुना है? ये जो जितनी ये मोटी हड्डियां हैं आपकी, ये वाली, ये इनके अंदर खाली जगह होती है और इसके अंदर एक मैरो होता है। आप सब जानते हैं, यूज तो आप सभी लोग करते हैं शब्द, अस्थि मज्जा सब लोग बोलते हैं। अस्थि मज्जा, मज्जा क्या है? बोन के अंदर पाई जाने वाली जो बोन मैरो, इसके अंदर लिक्विड होता है जिसमें हमारी ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो ये एक्सियल है, और दूसरा इसके अंदर बोन मैरो बनता है, और तीसरा इसमें जॉइंट्स हैं, और जॉइंट्स केवल एक्सियल में ही नहीं है, जॉइंट्स यहां भी है। देखिए ये सारे सिंगल बोन है जिनको वर्टिब्रा कहते हैं, सिंगल। इसीलिए तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट्स की भी अपनी एक अलग विशेषता होती है। वो क्या होती है? नेक्स्ट प्लीज। नहीं, वो ये मैं बताता हूं। देखिए वो क्या होता है कि बच्चों की 208 नहीं होती, उससे और कम हो जाती है कुछ। देखिए ये देख रहे हैं आप, ये बाद में फ्यूज हो जाती है। जब हम बड़े होते हैं तो ये नीचे वाली फ्यूज हो जाती है, इसीलिए उनकी संख्या कम हो जाती है, इसीलिए हमारी संख्या कम हो जाती है, उनकी संख्या ज्यादा होती है। आप देखिए कि ये हमारी सबने सुना होगा बैकबोन का पेन, बैकबोन का पेन सबने सुना होगा। बैक पेन ये सबने सुना होगा। वो ये देखिए, लेकिन उसके पीछे रीजन आप जरा गौर करिए कि कैसी है ये स्ट्रक्चर। ये यहां से लेकर के ये संख्या है, देखिए ये थोरेसिक है, ये लंबर है, ये सैक्रल है, ये कॉक्सिजियल है, ये देखिए ये सर्वाइकल है, ये सारी वर्टिब्रा है, और ये एक के ऊपर एक है ऐसी, और इनके बीच में स्पेस है,
इनके बीच में ये ऐसे मूव कर सकती है, इसके एक के ऊपर एक स्लाइड कर सकती है। ये कैपेसिटी नेचर ने हमको दी है, जिसकी वजह से हम बेंड कर सकते हैं। ये अब इसके बाद हम जॉइंट्स की बात करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट देखिए, ये जॉइंट्स की बात आपके सामने आ गई। देखिए, ग्लाइडिंग, हिंज, पिवट, एलिप्सॉइडल, सैडल और बॉल एंड सॉकेट। देखिए, जरा गौर करिए कि आसन करने के लिए नेचर ने हमको, अच्छा भगवान जी को भी पता था कि ये लोग खोज लेंगे कोई न कोई विधा शरीर को मेंटेन रखने की। ये लोग शरीर को मेंटेन करने की कोई न कोई विधा खोज लेंगे बिना अस्पताल में गए हुए भी। तो आप जरा गौर करिए, ग्लाइडिंग, ये टार्सल्स और कार्पल्स, पैर की हड्डियां, और आप देखिए ये कैसे मुड़ती हैं, दिख रहा ये कैसे मुड़ती है, यहां तक इतनी मुड़ जाती है, लेकिन इसके पीछे नहीं जा सकती। ठीक है, देख रहे हैं, ये है ग्लाइडिंग। दूसरा है हिंज। हिंज जॉइंट कहां होता है, गौर करिए। हाँ, एल्बो और नी, जैसे दरवाजे की कुंडी होती है, दरवाजा एक ही तरफ खुलता है, ये यहां तक, तो ये ऐसे मोड़ सकते हैं, इसको हिंज जॉइंट कहते हैं। आप जरा गौर करिए कि इसमें अगर इसको फिट कर देंगे, आप इसमें इसको फिट कर देंगे, तो ये जो एक तरफ उभरा हुआ है वो दूसरी तरफ मुड़ने नहीं देगा। यही हड्डी है, ये नीचे वाली, ये जो बोन है हमारी, जिसको ह्यूमरस कहते हैं, ये बढ़ी हुई है और ये हड्डी इसके अंदर नीचे में फिट है, इसलिए ये इसको तो इधर मुड़ने देती है, लेकिन इधर ये मुड़ने नहीं देती। इसीलिए अब ये पिवट जॉइंट, देखिए गर्दन को कैसे घुमाते हैं आप, जैसे चक्की में धुरी होती है ना, उसके चारों तरफ घूमती है, ऐसा गर्दन हमारी घूमती है कि नहीं घूमती है। बाकी और कोई ऑर्गन ऐसे घूम सकता है जैसे ये घूमता है, नहीं घूम सकता, इसीलिए इसको पिवट जॉइंट कहते हैं। एलिप्सॉइडल जॉइंट, अब जरा गौर करिए, समझ गया। अब ये जॉइंट्स के प्रकार हैं। फिर सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट का एग्जांपल बताइए, देख के बताइए। पिक्चर अपने आप में एग्जांपल है। देखिए ये और ऐसे ऐसे। बेटा, शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आप किसकी बात कर रहे हो आप? हाँ, नहीं, मैं इसकी बात तो ना कर रहा हूं ना, मैं ये कर रहा हूं। देखिए ये है ना, समझ गया। आप जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात कर रहे हैं वो इस हड्डी की और इस हड्डी की, मतलब ये क्लेविकुलर हड्डी है, पेल्विक गर्डिल है, सॉरी पेक्टोरल गर्डिल है, और ये ह्यूमरस है। इसके अंदर खांचा बना हुआ है, ये हड्डी इसके अंदर फिट है, इसीलिए ये घूम जाती है। ये लेकिन ये देख रहे हैं, ये जॉइंट, ये सारे जॉइंट्स हैं। आप आसनों में इनका उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए एनाटॉमी के संदर्भ में। जब योग के बारे में आप बात करते हैं, आपको अक्सर पेशेंट्स मिलते होंगे, लोग मिलते होंगे। आप जानते हैं हमारे जितने भी बड़े जॉइंट्स हैं, और पर्टिकुलरली जो एक्सियल जॉइंट्स हैं, एक्सियल, ये इन सब जगहों पर इसको कहते हैं सिनोवियल जॉइंट्स। सिनोवियल जॉइंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखिए ये तो दोनों बोन है, एक ये ऊपर वाली बोन है जिसको हम फीमर कहते हैं, और ये बोन है जिसको हम रेडियो अल्ना कहते हैं, और इसके बीच में हमारा नी कैप है। नी कैप के नीचे स्पेस है, नी कैप इन दोनों को जोड़ता है,
और नी कैप के नीचे एक स्पेस है, दोनों हड्डियों के बीच में स्पेस है, वो स्पेस ये है। और इसके चारों तरफ एक सिनोवियल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिसको सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इसीलिए इस ज्वाइंट को सिनोवियल ज्वाइंट्स कहते हैं। अब आप जानते हैं जैसे जैसे और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज एक तरह का पैड होता है। आप जानते हैं जब जो लोग वो लेके चलते हैं, स्टिक लेके चलते हैं ना, तो नीचे जो है वो आप देखते हैं नीचे उसमें रबर का गुटका लगा होता है, रबर का गुटका कैप लगा होता है। क्यों? ताकि वो फ्रिक्शन ना हो और स्लिप ना करे। इसीलिए ये देख रहे हैं, ये कार्टिलेज है। नेचर ने बहुत सारी सुविधाएं हमको दे रखी है, लेकिन फिर भी हम उसका मिसयूज करते हैं, इसलिए हमको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। ये एक तो ये है सिनोवियल फ्लूइड। अगर इन दोनों के बीच में जर्क होगा तो भी ये फ्लूइड, आप बाइक चलाने वाले अक्सर जितने लोग हैं, आप देखिए आगे वाला पहिया जो होता है उसमें जो रॉड सॉकर होता है ना, तो पतला वाला जो है वो मोटे वाले के अंदर जाता है, जैसे कोई जर्क आता है, और उसके अंदर लिक्विड होता है, ऑयल होता है। अब वो ऑयल क्या करता है, वो जर्क का जो प्रेशर है उस प्रेशर को वो कम करता है। वैसे ही ये सिनोवियल फ्लूइड जो है वो इस प्रेशर को कम करता है जब हमारे इसके ऊपर जर्क पड़ता है तब, राइट। लेकिन और अगर उतने के बाद भी अगर फिर भी ज्यादा प्रेशर पड़ गया तो ये पैड होता है, ये पैड आपस में टकराता है, जिसकी वजह से आवर बोन्स आर नॉट रफिंग ऑन ईच अदर। समझ गया? तो ये, लेकिन एज एडवांस होने के बाद कीपिंग एवरीथिंग आइडल हमारी हैबिट है, जिसकी जो हैबिट है वो पक्की है। आप नोट कर लीजिए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग हैबिट है। तो एक जो सुबह उठते चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं, नहाते हैं, कपड़ा पहनते हैं और ड्राइवर को बुलाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, दुकान पे आ जाते हैं, दुकान में बैठे रहते हैं और उनका एक ही काम है, वो ड्रावर खोलना, पैसे डालना, उससे पैसे निकाल के फिर डालना, फिर निकालना, फिर बंद कर देना। दिन भर वहाँ बैठे रहेंगे और दोपहर को वो नौकर टिफिन लेके आएगा, वो खोल के और उसमें से खाएंगे, खा के बंद कर देंगे, फिर वो चालू हो जाएगा ड्रावर, और शाम को घर जाएंगे। अच्छा, उन्हीं की बात क्यों करें, हम सभी एक ही हैबिचुअल, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी हैबिट जो है वो वैसे फिक्स है। फिक्स होने का कारण है, उसका परिणाम क्या है। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, एक सिल्क की साड़ी ले आइए और उसको तह करके रख दीजिए और 20 साल के बाद उसको खोलिए, डोंट टच विदिन 20 ईयर्स, तो क्या होगा 20 साल के बाद आप खोलेंगे तो हैं? मतलब जितने परत होंगे उतने टुकड़े उसके हो जाएंगे। यही होता है हमारी बॉडी में। अब इसके बाद वाली स्लाइड, नेक्स्ट प्लीज। मसल्स, अब बारी आती है मसल्स की। ये मैंने आपको बताया कि ये बोन्स है और ये भी बोन्स है। ये बोन एक ये है और ये दो बोन ये है? ये एक दो बोन ये है और एक बोन ये है। इन दोनों के बीच में ज्वाइंट है। अब ये ज्वाइंट जुड़े कैसे हैं? कुछ तो होगा जो इन ज्वाइंट्स को स्मूथली रोटेट करने में, मूव करने में हेल्प करता होगा, मसल्स है। अब मसल्स जो है वो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ऐसे मसल्स के बैंड हैं। तो जब हम हाथ मोड़ते हैं तो ये वाली मसल्स जो है वो सिंक करती, सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, और ये वाली मसल्स फैलती है। आप गौर करके देखिए, होता है कि नहीं? ऐसा लगता है कि नहीं? अब अगर मसल्स काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? हमारे बोन का रिस्ट्रिक्शन, बोन के मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा कि नहीं? We will not be able to move the things. Right?
एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारी बॉडी के कहने को तो हमारा हार्ट है, कहने को हमारा लीवर है, कहने को हमारे लंग्स है, ये सारे अलग अलग VIPs हैं हमारी। दीज ऑल आर VIPs ऑफ आवर बॉडी। बट जानते रियल वर्कर्स इन आवर बॉडी, रियल वर्कर्स इन द ह्यूमन बॉडी आर द मसल्स। जहां के जिस भी ऑर्गन में आप देख लीजिए, एक्सेप्ट किडनी एंड ब्रेन, इन दो ऑर्गन्स को छोड़ करके कोई सा भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जहां पर मसल्स ना हो इन आइदर ऑफ द फॉर्म। वो फॉर्म आपके सामने है। एक स्केलेटल मसल है जो हड्डियों के साथ जुड़ी होती है, एक स्मूथ मसल है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ जुड़ी होती है, और एक कार्डियक मसल है जो हमारे हृदय के साथ, हार्ट के साथ जुड़ी होती है। आप जरा गौर करिए कि जब आप ब्रीदिंग करते हैं, आपकी श्वास नली ट्यूब जैसी है, जब उसमें हवा नहीं होती है तब वो सिकुड़ जाती है। जब आप ब्रीथ करते हैं तो वो उसमें से हवा जब पास होती है तो वो पाइप की तरह जैसे जैसे हवा आगे जाती जाती है वो फूलती जाती है। आपकी फूड पाइप इट इज कोलैप्स्ड, इन कोलैप्स कंडीशन, चिपकी हुई होती है। और जब आप भोजन करते हैं तो भोजन का ग्रास जब नीचे जाता है तो जैसे जैसे नीचे उतरता जाता है वैसे वैसे वो जगह देता जाता है। वो कौन देता है? बिकॉज ऑफ मसल्स। आप द बेस्ट एग्जाम्पल इज स्टमक। आप भोजन करते हैं, द चर्निंग टेक्स प्लेस इन द स्टमक। फूड को, अरे आप लिक्विड भी खाते हैं, सॉलिड भी खाते हैं, रस मलाई भी खाते हैं, और बाजरे की रोटी भी खाते हैं, बटर भी खाते हैं, जाने क्या क्या खाते हैं, और भी बहुत कुछ खाते हैं खाने वाले, और बहुत कुछ खाते हैं, बहुत कुछ पीते हैं। इस सब जा करके अंदर डाइजेस्ट हो जाता है कि नहीं? कितनी कॉम्प्लिकेटेड और डेलिकेट मशीनरी नेचर ने हमको दे रखी है। अब वो फूड जो है बिल्कुल पेस्ट के फॉर्म में, व्हेन इट एंटर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, बिल्कुल पेस्ट बन जाता है। अब आप गौर करिए कि आपने जब खाया था तब तो आपने चपाती खाई थी ना, चावल खाया था ना, मक्खन खाया था ना, दाल खाई थी ना, तो एक सॉलिड था, एक लिक्विड था, एक सेमी सॉलिड था, एक हार्ड था, एक सॉफ्ट था। और दांतों से कितना काम आप करते हैं? कुछ नहीं करते दांतों से। हमारी तो लाइफ, हमारी तो फूड स्टाइल ही एकदम एब्सोल्युटली इररिलेवेंट हो गई है, रिडंडेंट हो गई है और फॉल्टी और डिफेक्टिव हो गई है। क्योंकि खाने के समय ही या तो टीवी चल रहा होता है या मोबाइल चल रहा होता है। डाइनिंग टेबल पर जितने लोग हैं उनके पास, हर एक के पास, हर फैमिली मेंबर के पास मोबाइल होता है, और वो डेफिनेटली वो डाइनिंग टेबल पर मोबाइल लेके आएंगे, डेफिनेटली। अच्छा, और नहीं तो और जहां पर डाइनिंग टेबल होता है उसी के आसपास एक बड़ा सा वो टीवी लगा होता है। उसको क्या बोलते हैं, क्या कौन सा थिएटर बोलते हैं? होम थिएटर। मतलब छोटा मोटा नहीं, वो हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, बड़ा सा टीवी लगा दे ताकि और बड़ा दिखे। अब वो आगे आगे हीरोइन भाग रही है, पीछे पीछे विलेन भाग रहा है, उसके पीछे हीरो भाग रहा है। अब आगे जो है वो गड्ढा है, अब हीरोइन उसमें गिरने वाली है, पीछे से विलेन है, और इधर से ग्रास हाथ में है, उधर वो हीरोइन गड्ढे में गिरी और इधर ग्रास अंदर हमारे एसोफेगस में गिरा। ना तो सलाइवा का पता है, न दांतों की। हमें पढ़ाया गया था, मुझे याद है प्राइमरी स्कूल में, कि हमारा भोजन हमारे जमीन से, हम पहली बात तो हम भोजन पालथी मार के करें, जिसको सुखासन बोलते हैं। उसके बाद 32 इंच हमारा भोजन ऊपर होना चाहिए। अब चलिए वो डाइनिंग टेबल आ गया, वो डिस्टेंस तो मेंटेन हो गई, लेकिन इस डिस्टेंस का क्या करें जहां पर कि वो एकता कपूर का प्राइम टाइम चल रहा है।
वो एकदम अच्छा, वो बड़ी विचित्र, एक से एक, मतलब एक एक आदमी को 3-3 बार पैदा करती है, 3-3 बार शादी कराती है, 3-3 बार मारती है, और वो चल रहा, लोग देख रहे हैं, बड़े चाव से देख रहे हैं। और वो उसी समय टाइम वही है जब डिनर का, वही टाइम प्राइम टाइम है डिनर का, वही प्राइम टाइम सीरियल का। तो बताइए फिर, अगर हमारा स्टमक काम नहीं करेगा, वी आर पुटिंग प्रेशर ऑन ऑल डिफरेंट ऑर्गन्स, जो अनडिजायर्ड प्रेशर है वो दूसरों पर हम शिफ्ट करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मसल्स, दे आर द रियल वर्कर्स। आप हार्ट को ले लीजिए ना, इट इज मेड अप ऑफ मसल्स, सिंपल, इट्स ए हॉलो स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, और जिंदगी भर काम करती है वो मसल्स। कार्डियक मसल्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड मसल्स, दे आर द ओनली मसल विच आर वर्किंग अनटायरलेसली, जीवन भर काम करती। जिस दिन से हमारे शरीर में प्राण आता है, तथा कथित प्राण, उस दिन से लेकर के और जिस दिन तक हैप्पी बर्थडे नहीं हो जाता, उस दिन तक हमारा हार्ट काम करता है। हार्ट काम करना बंद कर दे तो उस दिन हैप्पी बर्थडे हो जाता है। आप सोचिए, आप कितनी कॉम्प्लिकेटेड मसल्स हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे बॉडी में मसल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हमें मसल्स को भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हमको अपने भोजन पर ध्यान दे रहे हैं। अब आप इसका क्या तरीका है? मेरे पास किसी ने एक वीडियो भेजा था, उसमें एक कोई इंग्लिश यूरोपियन कंट्री का था। एक लेडी वो डिनर बना के लाती है, और वो बना के लाती है, सारे 2 बच्चे उसके और उसके हस्बैंड तीनों बैठे डाइनिंग टेबल पर, वो ला के रख देती है, और वो उसके बाद निकाल के खुद अपनी प्लेट में सबके आगे प्लेट रख देती है, और सारे मोबाइल देखने में व्यस्त हैं, तीनों, दोनों बच्चे और वो खुद उसके हस्बैंड। तो वो खुद खाती है, खाते खाते वो ख़त्म कर लेती है, और ये लोग डिनर रखा हुआ है, सर्व नहीं करके अपने प्लेट में लेके खा नहीं रहे। तो उसने वो सबकी प्लेट उठाई, और जो डिनर था वो उठाया और ले जाके किचन में रख दिया। उसके बाद एक नई प्लेट लेके आई खाने की, और उस प्लेट में बहुत सारे मोबाइल, बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स, बहुत सारे ये, और सबको एक एक प्लेट दिया। किसी के में मोबाइल रखा, किसी में चार्जिंग रखा, किसी में ये रखा, किसी वो रखा। अब वो लोग देख रहे हैं, तो उसने यही कहा, ठीक है तुम लोग यही तो कर रहे हो तो खाओ इसी को। तो साहब, हमें कैन वी डू वन सिंपल थिंग? खाने के समय कोई मोबाइल लेके डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठेगा, तो नहीं बैठेगा। और उसके बाद जब उन लोगों ने सरेंडर कर दिया, तब उसने खाना जब सर्व करना शुरू किया, उसने एक टोकरी रखी, उसने कहा कि लाइन लगाओ, पहले मोबाइल अपना इस टोकरी में डालो, तब तुमको डिनर मिलेगा। वहां जाने की जरूरत तो नहीं है, इतना तो जरूरत नहीं है, लेकिन कैन वी फॉलो दिस एक्सरसाइज? सो मीन टू से कि वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट आवर मस्कुलर फंक्शन इनसाइड द बॉडी। नेक्स्ट प्लीज। कमिंग टू दी, हमारी बॉडी में दो कंट्रोल सिस्टम है, which are controlling every activity of our body, in every exercise, in every function, in all the circumstances. चाहे आप कोई प्रोफेशनल एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे प्रोफेशनल काम कर रहे हो, whether you are doing yogic exercise, whether you are doing pranayam, whatever it is, और चाहे आप तो शारीरिक श्रम कर रहे हो, चाहे मानसिक श्रम कर रहे हो, in all the activities, the two control systems are always coordinating and controlling the activity inside our body, and they are nervous system as well as endocrine gland system. तंत्रिका तंत्र जिसको हम कहते हैं, हिंदी में जिसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं, which comprised of the brain, spinal cord and nerves. ये 3 चीजें नर्वस सिस्टम में होती हैं। लेट अस सी अबाउट द नर्वस सिस्टम। देखिए, ब्रेन है आपके सामने, देख रहे हैं ब्रेन। अब ब्रेन, इसके 4 पार्ट हैं अलग, चारों के सबके अलग अलग काम है, इतना डिटेल में तो आपको नहीं जाना है। भाई क्या हो रहा है? हाँ, ये इसमें देखिए, ये जो है हमारे ब्रेन का सबसे मेन पार्ट है।
ये पोर्शन जो है वो हमारे बैलेंस के लिए के काम आता है। ये पोर्शन जो है हमारी नींद को और स्लीप को और भूख को और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। आई डोंट वांट टू टेक यू इन डिटेल क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये देखिए ये पोर्शन है, इसको तो आप समझ सकते हैं। सिंपल कि किसी को अगर बेहोश करना है तो उसको यहाँ मारेंगे तो बेहोश नहीं होगा, और यहाँ मारेंगे, प्लीज डोंट ट्राई इट आउट कि अगर किसी को यहाँ पर हैमर मार दीजिए ना 2 मिनट में बेहोश हो जाएगा। इट कंट्रोल्स द पोस्चरल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जब हम पोस्चरल कंडीशन में जाते हैं और जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग उस आसन आप करते हैं, सोचिए आप बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं। अब अगर आपका ये मजबूत नहीं है तो यू विल फेल डाउन। ये मेरे साथ हो चुका है। आई वॉज प्रैक्टिसिंग योगा फॉर 20 ईयर्स, लेकिन एक उस आसन में मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं फॉरवर्ड बेंडिंग से बैकवर्ड बेंडिंग से जब मैं वापस आने लगा तो मैं ऐसा गिरा और ऐसे लगा जैसे पूरा ये धरती और आसमान जो है, कमरा ऐसे घूम रहा है जैसे कि 1000 RPM। एंड आई कुडंट, मतलब आंख बंद करने के बाद भी ऐसा लगा जैसे मैं और पूरा कमरा घूम रहा है। दिस आई हैव फेल्ट, दिस मिस हैपनिंग हैज हैपेंड टू मी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें। इसके बाद आप जरा गौर करिए कि यही ब्रेन आगे नीचे जब उतरता है तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, सुषुम्ना जिसको कहते हैं। आगे करेंगे जो फिलॉसफी में सुषुम्ना नाड़ी के जिसको, ठीक है। अब इस ब्रेन से और इस सुषुम्ना से, स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन से हमारी बॉडी में नर्व्स निकलती है। गौर कीजिएगा हमारी बॉडी में नर्व्स निकलती, तो जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा है उसमें ब्रेन से नर्व्स निकल के उनका इंफॉर्मेशन लेती है और देती है, और जो गर्दन के नीचे का हिस्सा है वो नर्व्स सुषुम्ना से निकलती है और हमारी सारी बॉडी में। दे आर टू टाइप्स, जो नर्व्स निकलती हैं जिसको कहते हैं, ये 2 तरह की होती हैं, एक सेंसरी और एक मोटर। सेंसरी वो होती है जो शरीर के अलग हिस्से से दे ब्रॉट इन द मैसेज फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू ब्रेन। सो होता क्या है कि जब मैसेज आता है, और इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम कल बात करेंगे ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां की। 5 स्पेशल सेंसेस हमारे पास हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे पास हैं। शास्त्रों में भी ये तो आज हम इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं। पहले तो ये तो बातें हमारे शास्त्रों में पहले ही कही गई थी कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास, हैं? टेस्ट है, नाक है, आंख है, कान है और त्वचा है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनसे इंफॉर्मेशन, अब इन सब में ब्रेन से ब्रांचेस आती हैं सब जगह, और एक आने वाली है और एक ले जाने वाली है। जो शरीर के अलग अलग हिस्से से मैसेज ब्रेन को ले जाती है वो सेंसरी होती है, और जो वापस आदेश ले जाती है वो मोटर होती है। अब जरा यहाँ आप गौर करिएगा एक बात कि आप सेंसरी नर्व्स जो है, जैसे आपका ये गरम तवे पर या गरम पर आपका हाथ पड़ गया तो मैसेज जो है वो ब्रेन को इमीडिएट पहुंचेगा। तो ब्रेन को मैसेज इमीडिएट पहुंचेगा तो ब्रेन ये हटाना है, तो रिफ्लेक्स एक्शन, तो एक बात वो एग्जाम्पल तो एक्चुअली रिफ्लेक्स एक्शन का है, लेकिन मैं उसको कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये मान लीजिए कि आपके पैर में कोई चीज चुभ रही है और आपको पैर हटाना है, तो मान लीजिए तलवे में कोई चीज चुभ रही है तो तलवे को वहां से हटाना है। तो तलवे को हटाने के लिए तलवा हट के जाएगा क्या वहां से? तलवे को हटाने के लिए किसको काम करना पड़ेगा? नर्वस सिस्टम से मैसेज तलवे से हमारे ब्रेन को गया। अब ब्रेन की प्रक्रिया यह है कि यू रिसीव द मैसेज, जो सेंसरी नर्व्स होती है उनसे मैसेज ब्रेन को जाता है, ब्रेन उसके बाद एक्विजिशन होता है, रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद उसको एनालाइज करता है ब्रेन, एनालाइज करने के बाद उसका रिएक्शन तैयार करता है, और रिएक्शन तैयार करके उस रिएक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए वो किसी दूसरे ऑर्गन को मैसेज भेजता है। आप समझे, चार प्रोसेस हो गया, मैसेज रिसीव करना, उसको एनालाइज करना,
उसका रिस्पांस तैयार करना और फिर उस रिस्पांस को एग्जीक्यूट करवाना। अब पैर में चुभ रहा है तो ये मैसेज तो ब्रेन को गया, इसने एनालाइज किया कि कुछ चुभ रहा है, तो वो कहेगा कि तलवे को वहां से हटाओ। अब तलवे को हटाएगा कौन? वो मैसेज किसको जाएगा? वो मैसेज इसको जाएगा, ये घुटना मुड़ेगा तब तलवा हटेगा। एम आई राइट? तो ये सेंसरी मैसेज जाता है और मोटर मैसेज जो वापस आता है वो किसी दूसरे जाता है। ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इसका योग से क्या रिलेशनशिप है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके योग से क्या रिलेशनशिप है। अब देखिए, आप एक बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है कि माइंड है कहाँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि माइंड है कहाँ, आप बताइए। माइंड है कि नहीं, पहले बात तो ये बताइए। सबके पास, हमारे पास माइंड है क्या? आप बताइए, है? पक्का? प्रूव करिए। आप वो हल्का फुल्का बताइए जो हमारी समझ में भी आ जाए। अब वो चेतना और पता नहीं क्या क्या, कुछ हल्का फुल्का बताइए जो हमारी समझ में आ जाए और जो हम सबकी समझ में आ जाए। हैं? नहीं यूज करते ब्रेन तो बिना ब्रेन को यूज किए तो हमारी बॉडी की एक्टिविटी। अरे जब आदमी का ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो आदमी को कहते हैं ये कोमा में चला गया है। सिंपल सी बात है, आप इसी से कोरिलेट करिए कि बॉडी की सारी एक्टिविटी अब थोड़ा उसको सरल शब्दों मैं बताता हूं, सरल शब्दों में। जैसे ये पाप है, ये पुण्य है, इसका डिस्टिंक्शन कौन करेगा? बॉडी करेगी या माइंड करेगा? हम करते हैं कि नहीं करते हैं? ये अच्छा है या बुरा है, हम करते हैं कि नहीं करते हैं? ये मेरा है, ये आपका है, ये कौन करता है डिस्टिंक्शन? बॉडी करती है। तो हम हर समय ये करते रहते हैं, हम हर समय करते रहते हैं। अब अगर गीता जी के घर पे अगर डॉक्टर योगेश पहुंच जाएं और दरवाजा नॉक करें तो दरवाजा खोलेंगे, आइए सब चाय बना के इंतजार कर रहे हैं, ये तो यूं बोलेंगी। और भाई देवे रात को 10 बजे आया और अगर मैंने दरवाजा नॉक कर दिया और मुझे देखा इन्होंने तो आइए, फर्क पड़ गया कि नहीं? फर्क पड़ा कि नहीं? अब अगर कोई बिना बुलाए मेहमान आ जाए रात को 10 बजे तो अब क्या करेंगे? आ गए हैं तो आइए भाई, अब आप क्या करें, बैठना तो बोलना तो पड़ेगा ही। अच्छा, आप जो बच्चे घर पे है कि अगर जीजा जी आ गए तो मम्मी देखो जीजा जी आए हैं, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, मम्मी वो अंकल है, आप बैठिए अंकल जी। फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हाँ, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये सुख है, ये दुख है, इसको कौन रियलाइज करता है? माइंड ही तो करता है। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? हम सब ये करते हैं और हम सबको ये फीलिंग होती है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि इट इज सब्जेक्टिव एंड इट कैन बी फेल्ट ओनली, इट कैन बी रियलाइज्ड ओनली, राइट? तो ये जो ये लेकिन उसकी सीट कहाँ है? द क्वेश्चन वाज कि उसकी सीट कहाँ है, वो रहता कहाँ है, कहाँ से ऑपरेट करता है? फिजियोलॉजी में इस प्रश्न का कोई जवाब डॉक्टर्स के पास और डॉक्टर के पास और फिजियोलॉजिस्ट के पास नहीं था। बस वो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि यू गो ऑन कटिंग एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, एक एक करके शरीर के सारे, ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं एनिमल्स में, सारे पार्ट्स को अलग अलग करते जाइए एक्सेप्ट फ्यू वाइटल ऑर्गन्स, एक्सेप्ट फ्यू वाइटल ऑर्गन्स। अगर ब्रेन आपका काम नहीं कर रहा है तो फिर आपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आपने बहुत जगह सुना होगा कि डॉक्टर ने उसको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया। जो आदमी ब्रेन डेड डिक्लेयर हो गया वो फिर जिंदा नहीं हो सकता, राइट? तो इसका मतलब कि ब्रेन इज द सीट ऑफ माइंड। फिजियोलॉजी में इतना ही कहा गया है, ब्रेन इज द सीट ऑफ माइंड। मतलब ब्रेन का ऑपरेशन जो होता है वो सिर्फ ब्रेन, माइंड का ऑपरेशन जो होता है वो ब्रेन से होता है, और उसका माध्यम है नर्व्स, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स, राइट? इज दैट क्लियर?
अब नेक्स्ट प्लीज। देखिए ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये देख रहे हैं आप, ये जिसको आप सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, फिजियोलॉजी में जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, विज्ञान की भाषा में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और उससे ये निकलने वाली नर्व्स हैं जो दोनों साइड में निकलती है और हमारे शरीर के सारे हिस्से में जाती हैं। ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि फिजियोलॉजी में इतना ही बताया गया है कि हमारा ब्रेन नीचे जब लटकता है तो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो खाली जगह है, जो हमारी कशेरुकाएं हैं जिसको वर्टिब्रा कहते हैं, वो बीच में उनके खाली जगह है, उसमें ऐसे ऐसे लटकती है स्पाइनल कॉर्ड। और इसी में से इनके जंक्शंस पर से वो नर्व्स निकलती है जो हमारे सारी बॉडी में जाती है, सारे बॉडी में वो सर्कुलेट होती है, सप्लाई करती है और वहाँ से मैसेज ले आती है और आदेश ले जाती है। ये सिर्फ दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही था। अब यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली बात है, जब कल हम आपसे बात करेंगे कि एक ईड़ा होती है, एक पिंगला होती है, अब एक सुषुम्ना होती है, उसकी बात कल करेंगे क्योंकि थोड़ा डर डर के करेंगे हम। वो गीता जी तो विद्वान हैं और द्विवेदी जी इन्होंने मुझे जो है वो ऐसी फांसी के फंदे में फंसा दिया है कि उतना मुझे मतलब आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेकिन आई हैव ट्राइड टू कोरिलेट, तो हम उसकी बात कल करेंगे। बट लेकिन ये समझ लीजिए कि ये सुषुम्ना है और सुषुम्ना के आजू बाजू में जो वो भी है, शास्त्रों में कहा तो गया है, लेकिन अभी तक विजुअलाइज मेडिकली फिजिकली कहीं विजुअलाइज नहीं है, ठीक है। लेकिन हम शास्त्रों की बात को गलत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये जहाँ वो कहते हैं ना कि जहाँ साइंस खत्म होता है वहाँ से शास्त्र शुरू होता है, तो ये सारी चीज़ें हमको माननी पड़ेगी। और महर्षि मतंग सब ये तो हमने पढ़ा है और हम सब लोगों ने पढ़ा है। महर्षि मतंग जो थे, शबरी उनकी शिष्या थी। जब राम शबरी के पास गए तो शबरी ने राम को कहा कि मेरे गुरुदेव ने ये बताया है कि आप अपनी भार्या को खोजते हुए यहाँ आएंगे और इसके बाद आप यहाँ से पंपापुर जाएंगे, वहाँ पर सुग्रीव से मित्रता होगी और आप लंका पर विजय प्राप्त करेंगे, ये मेरे गुरुदेव ने कहा है। तो राम पूछते हैं, जो टीवी में दिखाया गया मैं वो बात बता रहा हूँ आपको, राम पूछते हैं कि क्या गुरुदेव को ये मालूम था, आपके गुरुदेव को पता था? उन्होंने कहा जी। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है? और जो उसने बताया वो सब का सब सही निकला। तो इसलिए वो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें वी हैव टू बी ऑन द ट्रैक ऑफ फेथ, हमें माननी पड़ेगी। और वो रियलाइज करके बहुत सारे लोग आज भी हैं जो रियलाइज करके बता सकते हैं। सो वी विल डिस्कस इट टुमारो, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये है, जो एक जो हम सब जिसके पीड़ित हैं, स्ट्रेस, सबने नाम सुना होगा, स्ट्रेस, तनाव। जितने लोग यहाँ बैठे कोई ऐसा इसमें से नहीं होगा जिसको कोई न कोई तनाव ना हो। किसी को खुद का तनाव है, किसी को बीवी का तनाव है, किसी को बच्चे का तनाव है, किसी को पढ़ाई का तनाव है, किसी को नौकरी का तनाव है, किसी को घरवाली का तनाव है, किसी को लड़के नालायक है उसका तनाव है, किसी के पास लड़के ही नहीं है उसका तनाव है, वो किसी को पड़ोसी से तनाव है। अब जैसे मुझे तनाव है गीता जी से कि मुझे इन्होंने जो है वो ऐसा ऐसा टॉपिक दे दिया है जो उनको मालूम है कि मुझे आता नहीं, लेकिन ये देखते हैं कैसे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो तनाव है कि नहीं? हर कोई तनाव से पीड़ित है। मीन टू से एवरीबॉडी, ऑल ऑफ अस। ये तनाव है क्या? एक तो तनाव होता है, दूसरा क्रोध होता है। एक क्रोध होता है और एक भावावेश होता है, दो चीजें हैं और दोनों की उत्पत्ति तनाव से होती है। या ये कह ले कि पहले तनाव होगा तब भावावेश, पहले क्रोध होगा फिर वो भावावेश में कन्वर्ट होगा और ये दोनों मिलकर के तनाव को जन्म देते। तनाव जब अगर हमारी जिंदगी में है, हमारी आज की लाइफ स्टाइल है, जिसके लिए हम योग का रेफरेंस देते हैं कि उससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है योग का अभ्यास। तो वो तनाव क्या है उसे समझने की जरूरत है।
मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। 4 बजे का टाइम, नहीं सर, 3 से 4 प्रैक्टिकल है, तो 3:20 हो गया सर, 1 घंटा हो अभी गया। तनाव तनाव अच्छा, आर यू एंजॉयिंग और नॉट? सर प्रैक्टिकल 10 मिनट ग्रुप, हाँ ठीक है सर। 10 मिनट। देखिए, ये हमारी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ संपन्न करता हूँ बात अपनी, ये कि आप यात्रा कर रहे हैं ट्रेन में और अकेले एक सीट पर, जो एक सीट किनारे वाली होती है उस पर बैठे हुए हैं और ये बैठी हुई है और मैं गाड़ी में चढ़ा, बहुत भीड़ है, गाड़ी में जगह नहीं है, तो ये इनसे मैंने कहा तो बेटा थोड़ा खिसक जाओ, मैं भी बैठ जाऊँ। तो ये मुझसे कहा, खड़े रहिए, नहीं एक आदमी सीट पे 2 आदमी कैसे बैठ सकते हैं? अरे चलिए, तो मैं कहूँगा क्या हो गया, थोड़ा खिसक जाएगी? तो क्यों खिसक जाए? तो अब मैंने टिकट लिया है क्या? आपने टिकट लिया है? तो गाड़ी खरीद ली है क्या? गाड़ी तो आपने गाड़ी खरीद ली है क्या? तो गीता जी वहाँ कहीं से आ जाएंगे, अब भाई आप लोग लड़िए मत, आप इधर आ जाइए, भाई आप इधर बैठ जाइए, सब जगह शांत हो गया। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि इनकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, अगर वो गाड़ी में बैठ गई उसी तरह जहाँ मैं बैठा था उसी तरह से, और जाके उसने अगर इनसे कहा और फिर इन्होंने उसको भी वही जवाब दिया, तो उसकी कंडीशन क्या होगी और जो मेरी हुई थी, दोनों में फर्क है कि नहीं? क्या होगा दोनों में फर्क? फ्रेंड इमोशनली हर्ट होगी, आगे ना बात वहीं पर। वो उसका मतलब क्या है? अरे जहां जाएगी, अरे देखो यार, वो सुना तुमने, मैं यार इतना खराब जमाना है, इतनी सी सीट नहीं दे सकती, और वो एक दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, वो एक महीने नहीं, वो सालों इसी बात को कोट करेगी, वो घूमता रहेगा उसके दिलो दिमाग में, जब तक वो उसको। अच्छा, और पहले वाला हमारा वाला तो ये अपना गाड़ी से उतर के गए घर, भूल गई, और हम भी अपने घर गए, हम भी भूल गए। नहीं लड़के नहीं, वो बात आप दूसरी तरफ मत ले जाइए उसको। तो सबके साथ किसी के साथ, मेरा कहने का मतलब यह है कि इमोशन और एंगर में यही फर्क है। और अगर एंगर में, अगर इमोशन में आप हैं, दैट मीन्स यू आर, अब इमोशन, एंगर का मतलब क्या होता है? एंगर को डिफाइन करें तो क्या होता है एंगर का? एंगर में हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, रोम खड़े हो जाते हैं, मसल्स मांसपेशियां फड़कने लग जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है, रोम खड़े हो जाते हैं, मतलब शरीर में तमाम तरह की अकड़न शुरू हो जाती है, राइट? अब और इमोशन में क्या होता है? वही चीज इमोशन में भी होगी, लेकिन होगा क्या कि जैसे ही कारण खत्म होगा, क्रोध का वो जो सिम्टम्स है वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन इमोशन के सिम्टम्स लंबे समय तक बने रहेंगे। अगर वो लंबे समय तक बने रहेंगे तो नुकसान क्या है उसका? नुकसान उसका ये है कि आपके शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपकी हार्ट बीट हमेशा बढ़ी रहेगी, आपकी रेस्पिरेटरी रेट हमेशा बढ़ी रहेगी, ब्लड प्रेशर आपका हमेशा बढ़ा रहेगा, आपको भूख हमेशा कभी नहीं लगेगी, नींद आपकी हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। अब ये सारी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको शुरू हो गई कि नहीं शुरू हो गई? और ये प्रॉब्लम्स जब शुरू होती हैं बॉडी में, तो आपको मैंने बताया था शुरू में, इसीलिए बताया था कि ये किसने ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट किया? बॉडी ने किया या माइंड ने किया? आगे ना बात। अब उसको समझाने बुझाने का जरूरत किसकी है? उसको समझाने बुझाने की है। आप माँ जो है आपको तो ये खा ले, तो मतलब वो खा ले, तो ऐसे कर ले, तो वैसे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। उसको समझाइए, किसको? उस माइंड को। अब माइंड को समझाने का क्या तरीका है वो हम कल बात करेंगे। एक 2 स्लाइड और है, बस 2 और है। नेक्स्ट, ये हार्मोन के लिए है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी में जो हार्मोन बनाने वाली, हार्मोन हमारे बॉडी में कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन को, बायोकेमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे कोई चीज़ अगर पानी में आप घोल रहे हैं, नहीं घुल रही है, तो उसको गर्म कर दीजिए, जल्दी घुल जाएगा। वो हीट जो है वो कैटलिस्ट का काम करती है। हमारे बॉडी में हार्मोन्स जो है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में ऐसी होती हैं जो हार्मोन्स के लेवल, जैसे शुगर का लेवल मेंटेन कौन करता है? कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन ये इससे निकलता है, जो ये एड्रिनल ग्लैंड है, सॉरी पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, ये इससे निकलता है। अब सोचिए, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स
ये हमारी बॉडी का पार्ट है। अब इसको एंडोक्राइन ग्लैंड को भी मेंटेन करना है, हार्मोन के लेवल को मेंटेन करना है, सो दैट हमारे बॉडी के की जो बायोकेमिकल एक्टिविटी है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट प्लीज। अब ये हार्ट की बात है, सबके पास है कि नहीं, दिल है कि नहीं? वो अभी गाना गा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे। गिरता उड़ता कुछ नहीं है, सब वहीं रहता है, लेकिन टुकड़े हो जाते हैं कितने। जो वो साहब हंस रहे हैं अभी कि उनके हो गए थे। अच्छा, अब दिल दे दिया, इनको दे दिया, उनको सब किसी के पास जाता है क्या? किसी का कहीं नहीं जाता, लेकिन कहते दे दिया। अरे दिया कहाँ, वही जहाँ था वही है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट brain, the heart is the organ which maintains equilibrium in the body. हमारे शरीर की जितनी यूनिट सेल्स हैं उन सब की खुराक, उन सब का पालन पोषण, उन सब से विषाक्त चीजों को निकालना, टॉक्सिक मटेरियल्स को बाहर निकालना, ये सारा काम ब्लड के मार्फत होता है। और ब्लड का सर्कुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हार्ट की होती है। इसलिए हमें हार्ट को हमेशा हमें उसका पालन पोषण केयरफुल होना पड़ेगा। ये हमें समझना पड़ेगा कि हार्ट कैसे काम करता है, कितनी तरह बीट करता है, कितनी बीट होनी चाहिए, कब हमारी हार्ट बीट बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, उन कारणों से हमें अपने आप को दूर करना पड़ेगा। दिस इज लास्ट वन प्लीज। ये रेस्पिरेशन है, देखिए। इसकी बात हम लोग कल करेंगे, इसी के साथ कल कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि ये बार बार ये घंटी बजा रही है तो हमें बंद करना पड़ेगा, है ना। तो हमारा टाइम 2 बजे का है। तो इफ़ यू लाइक, 2 बातें हैं। एक तो जब कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो इधर से मतलब अंदर जाती है, और एक तो वो होती है जो इधर से जाती है, इधर से निकल जाती है, एक तो ऊपर से निकल जाती है। और दोनों तीनों में से जो भी है, अगर अच्छी लगती है तो वी हैव टू बी ऑन टाइम। 2 बजे का मतलब है 2 बजे, 1:59 मतलब होता है। अरे लोगों के मैन पावर की क्या जरूरत है, हम तो ऐसी बात कर लेते इतने लोगों से। नहीं सर, वो हैंडलिंग करने वाले चलिए, इट्स ओके, बट टुमारो वी विल बी हियर बाय 2 o'clock। और फिर कल हम जो इसमें से बच गया है इसकी बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में जो नेचुरल, जो हमारे शास्त्र आधारित बातें कही गई हैं कि, और वो शास्त्र आधारित बातें बिल्कुल यथावत हैं। जैसे मैं आपको यही छोड़ के जाता हूँ कि छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीर, ये कहावत है, हमारे शास्त्रों की कहावत है। अब मैं आपको सेल की स्ट्रक्चर बताऊं। हमारी यूनिट, बॉडी की यूनिट स्ट्रक्चर क्या है? सेल है। और अगर सेल के स्ट्रक्चर में आप जाएंगे तो उसमें मिट्टी का अंश भी है, उसमें हीट भी है, उसमें पानी भी है, उसमें एयर भी है, और उसमें वैक्यूम भी है। 5 चीजें हो गई कि नहीं होगी? तो वो उसी से हम कल उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में ये बताएंगे कि अगर हमें सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस करनी है तो हमें वो सब्जेक्टिव माइंड को नरिश करना पड़ेगा, और सब्जेक्टिव माइंड्स को नरिश करने के जो मोडलिटीज़ हैं उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वी डोंट हैव एनी शॉर्टकट। थैंक यू वेरी मच।